अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली स्टूडेंट्स, जो प्रोटॉन नंबर होता है वो किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी को डिटरमाइन करता है। कोई भी एलिमेंट्स जो स्टेबल होते हैं उनकी जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो बैलेंस होती है। न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है कि एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो आपस में किस तरीके से बैलेंस रहते हैं, वो एक फोर्स की वजह से रहते हैं, उसको न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने इस बारे में बहुत डिटेल से बात की थी। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो जिसमें न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो बैलेंस नहीं होती। ज़ाहिरी बात है, फिर उनका न्यूक्लियस जो होता है वो अनस्टेबल होता है, यानी कि वो डिके होता रहता है, उसमें तोड़ फोड़ होती रहती है, कोई और एटम बनना चाह रहा होता है। इसको रेडियो एक्टिव डिके भी कहते हैं और इस फिनोमेना को रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं। यानी कि न्यूक्लियस की जो डिके है वो रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है। और ये प्रोसेस स्टूडेंट तब तक चलता रहता है ना जब तक आपके जो सेंटर में न्यूक्लियस की जो फोर्सेस हैं वो जब तक बैलेंस ना हो जाए। ठीक है ना, जैसे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में फोर्सेस होती हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन में होती हैं, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के आपस में भी होती हैं फोर्सेस, इनको न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो अब रेडियो एक्टिव डिके में क्या होता है कि जब आपके पास कोई भी एटम जो है वो न्यूट्रॉन को एमिट कर देता है, रिलीज़ कर देता है, तो अब ये किसी दूसरे एटम का आइसोटोप बन जाता है। जब प्रोटॉन निकालता है तो कोई और एटम बन जाता है। ठीक है, यानी कि न्यूट्रॉन जो है वो आइसोटोप बना रहा है। स्टूडेंट्स, आइसोटोप्स डिफाइन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यानी कि आइसोटोप में एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। मास नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे कि एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर है, फ़र्क सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का आ रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट स्टूडेंट यहाँ पे लग रहा है कि जब एटम जो है उस वो न्यूट्रॉन एमिट करेगा तो वो किसी दूसरे एटम का आइसोटोप बन जाएगा। और जब न्यूट्रॉन, जब कोई एटम न्यूट्रॉन एमिट करेगा तो वो किसी दूसरे एटम का आइसोटोप बन जाएगा, और जब प्रोटॉन एमिट करेगा तो वो एक दूसरा कोई एटम बन जाएगा। इसका मतलब रेडियो एक्टिविटी जो है वो चेंज हो रही है। रेडियो एक्टिविटी चेंज होने से नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एटम में चेंज हो रहे हैं और एटम की आइडेंटिटी भी चेंज हो रही है। जैसे कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कार्बन का, और ये एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है। जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में से ले रहा है ना, तो वो कार्बन 14 और कार्बन 12 एटम जो होता है वो टिश्यूज़ में ले रहा है। ठीक हो गया स्टूडेंट? यानी कि अब देखो ना, जब हम इनटेक कर रहे हैं ऑक्सीजन को, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर सांस हम लेते हैं ना, तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है। लिख लो कितनी, 0.03% होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब एयर में से हमारी बॉडी में जा रही है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन 14 भी जा रहा है और 12 भी जा रहा है। ये कार्बन 14 12 क्या है स्टूडेंट? कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 12 13 14, ये मैसेज हैं, और एटॉमिक नंबर तीनों का 666 होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है यानी कि कार्बन 14 वाला वो रेडियो एक्टिव डिके होता है और वो फिर आगे जाकर टूट कर नाइट्रोजन 14 में चेंज हो जाता है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? क्योंकि हमने पीछे से बात की थी ना कि रेडियो एक्टिव डिके एक और एटम बन जाता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, जैसा कि आपको पता है। नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है और एटॉमिक नंबर 7 है। यूरेनियम की बात करें तो वो भी एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है और ये डिके होता जा रहा है और फाइनली ये स्टेबल होकर लेड में चेंज हो जाता है। देखो ज़रा, यूरेनियम 238 से ये लेड पीबी लेड में चेंज हो रहा है, और लेड का क्या एटॉमिक मास है? 206। नोट इट डाउन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? 100%। तो किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी प्रोटॉन नंबर बता रहे हैं। स्टेबल एलिमेंट्स में क्या होता है बेसिकली, प्रोटॉन नंबर किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी बता रहा होता है। स्टेबल एलिमेंट्स में न्यूक्लियर फोर्स बैलेंस होती है। जब न्यूक्लियर फोर्स बैलेंस स्टूडेंट नहीं होती तो फिर डिके होती है, उसको रेडियोएक्टिव डिके कहते हैं। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक आपका एटम डिके से बैलेंस वापस ना हो जाए। जब कोई एटम न्यूट्रॉन एमिट करता है तो ये किसी दूसरे एटम का आइसोटोप बन जाता है, और जब प्रोटॉन एमिट करता है तो आपके पास कोई दूसरा एटम बन जाता है। फिर मैंने कार्बन 14 की एग्जांपल आपको दी और यूरेनियम 238। उम्मीद करता हूँ 100% ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब स्टूडेंट रिलेटिव एटॉमिक मास के ऊपर बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। अब जैसे देखो ना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एटॉमिक मास इसकी कहाँ से डाल्टन ने दी, ल्यूजिक था, लेवाइजर था, एवागैड्रो, अमीडो एवागैड्रो उसका पूरा नाम है, जैकब बर्जीलियस, इन सब की तरफ से आई। लेकिन अगर हम देखें ना कि एलिमेंट किस तरीके से कंपाउंड बनाते हैं, तो 19th सेंचुरी यानी 19th सेंचुरी आफ्टर 1800
तो केमिस्ट जो थे उन्होंने रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट किया कि कैसे कैलकुलेट किया। आप देखो एटम बहुत छोटा है, एटम इतना छोटा है स्टूडेंट्स कि आप अगर एक कॉपी पर एक डॉट लगाते हो ना तो उस एक डॉट में 20 लाख एटम है, 2 मिलियन एटम है, अंदाज़ा कर लो। फिर ज़ाहिर बात है फिर स्टूडेंट हम एटम के मैस को, सिंगल एटम के मैस को फाइंड तो कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे जी, हम किसी भी एटम के जो मैस है उसको दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम एक स्टैंडर्ड चूज़ कर लेंगे। ये स्टैंडर्ड एग्रीमेंट 1961 में हुआ था और कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड चूज़ किया गया था। अब यहाँ पर एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, कंसेप्चुअल बात बता रहा हूँ। सवाल आता है सर आप बताएं कार्बन 12 को क्यों हमने चूज़ किया स्टैंडर्ड। तो बच्चों कार्बन 12 जो है वो नेचुरली स्टेबल बहुत ज़्यादा है। एक तो 99.9%, सॉरी 98.9% एग्जैक्टली बता रहा हूँ, नोट कर लो। ये इसकी नेचुरल अबंडेंस है। अबंडेंस का मतलब ये नेचुरली कुदरती तौर पर इतने % पाया जाता है। फिर अंदाज़ा कर लो ये इसको स्टैंडर्ड के तौर पर क्यों लिया गया है। ठीक है, अब कार्बन जैसे आप बाज़ार जाते हो एक तरफ तराजू, अब मैं आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ इसका। स्टूडेंट हम बाज़ार जाते हैं, हम लेते हैं मैंगो लेते हैं या नाशपाती लेते हैं, एप्पल लेते हैं, तो वो एक साइड पे लोहे का बाट रखते हैं और दूसरी साइड पर हमें फल तोल कर दे देते हैं। स्टूडेंट उसी तरीके का जो तराजू है, हम एक तराजू बनाते हैं एक स्टैंडर्ड है, उसमें हम एक साइड पे कार्बन रखते हैं। अब कार्बन का एटॉमिक मास 12 है तो हम उस 12 एटॉमिक मास को 12 यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 12 यूनिट छोटे छोटे, और एक यूनिट को स्टूडेंट क्या कहते हैं, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटम के मास को मेजर करने के लिए एटॉमिक मास यूनिट यूज़ होता है, इसलिए हम 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन को कहते हैं AMU, यानी ये 12 में से एक हिस्सा। अब ये 12 यूनिट्स हैं। अब अगर मैंने सोडियम का एटॉमिक मास फाइंड करना है तो सोडियम का एटॉमिक मास है जी, फाइंड करना है ना, तो सोडियम वहाँ पर आ रहा है तो मैं अब यहाँ पर यूनिट्स ऐड करता जाऊँगा। ठीक है, और जब यूनिट्स मेरे जिस पॉइंट पर वो लेवल होगा तो मैं अंदाज़ा कर लूँगा कि अब मिसाल के तौर पर अगर 23 यूनिट मैं लगा रहा हूँ तो मुझे आइडिया हो गया कि सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट, और ये होता भी 23 है। उम्मीद करता हूँ 100% आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा स्टूडेंट। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझाया जाता और जिसकी वजह से बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रह जाती हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये था रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा, रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो एटम का AMU में आ रहा है। एक AMU जो है वो मास ऑफ कार्बन एटम डिवाइडेड बाय 12 है। अब हाइड्रोजन की आपको स्टैंडर्ड परसेंटेज दे दी है, आप डिवाइड करें 100 से और मल्टीप्लाई कर दें कार्बन के साथ कंपेयर करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका 1.008 AMU है। इसी तरीके से टेबल में हमें हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, एल्यूमिनियम, सल्फ़र, क्लोरीन, आयरन सब की रिलेटिव एटॉमिक मास दे दिए गए हैं जो प्रोडक्ट टेबल में। जैसे एल्यूमिनियम का प्रोडक्ट टेबल में 27 है राउंड ऑफ करके, क्योंकि पॉइंट के बाद 9 आ रहा है ना स्टूडेंट्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ 100% आपको लेक्चर क्लियर है। तो इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्लिक करना और वीडियो को शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अपने सर को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।